नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज में टॉप 101 क्वेश्चन का संकलन दिया गया है जो आने वाले यूपी पीसीएस और आरएआर एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है नॉमिनल जीडीपी वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। और दूसरा कथन है वास्तविक जीडीपी वर्तमान वर्ष में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करती है। नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो नॉमिनल जीडीपी है वो वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और वास्तविक जीडीपी जो है वो वर्तमान वर्ष में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर वार्षिक वर्ष उत्पादन को संदर्भित करता है, न कि वर्तमान वर्ष के या जो वार्षिक वर्ष उत्पादन को संदर्भित करता है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोज्य आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? प्रायोज्य आय जो होता है वो व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ये जो प्रायोज्य आय होता है। ओके, प्रायोज्य आय जो व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ये जो प्रयोज्य आय इसको संदर्भित करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन योजना यानी पीपुल्स प्लान्स को तैयार किया गया था। जन योजना जो है वो एम एन राय द्वारा जो जन योजना को तैयार किया गया था 1945 में। 1945 में ओके, जन योजना पीपुल्स प्लान को एम एन राय द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा तैयार किया गया था। गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा जो है वो डीपी धर द्वारा जो है तैयार किया गया था, जिसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वो लक्ष्य जो था 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था वो तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है डब्ल्यूटीओ की स्थापना मराकेश समझौते के तहत की गई थी। और दूसरा कथन है एंगोंजी अंकोंजी इवेला डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है वो वर्ष 1994 में, या जो है डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो वर्ष 1994 में मराकेश समझौते के तहत किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ को जो सबसे पहले गैट के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1900 गैट की स्थापना गैट गैट के नाम से जो डब्ल्यूटीओ को पहले जाना जाता था और इसकी स्थापना जो वर्ष 1947 में हुआ था। ओके, और वो 1994 जो है मोरक्को के मराकेश समझौते के तहत जो है वो 1994 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। ओके, और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है वो जिनेवा 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 में स्विट्जरलैंड में। ओके, और नगोंजी अकोंजी इलेवा जो है डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला है और ये जो अफ्रीका की पहली महिला है। ओके, अफ्रीका की रहने वाली है और ये पहली महिला है डब्ल्यूटीओ की महानिर्देशक नियुक्त होने वाली। तो इसका जो कथन एक है, कथन दो जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, प्रतिभूति लेन देन कर, सीमा शुल्क, कारपोरेट टैक्स। जो सीमा शुल्क है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है या जो अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क जो अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर, प्रतिभूति लेन देन कर, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सभी जो है वो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ओके, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण जो है वो सीमा शुल्क, सर्विस टैक्स,
सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ये सभी जो हो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, ऑप्शन ए है, यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। ऑप्शन बी है, यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी है, एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी जो है वो मांग जमा जो स्वीकार नहीं कर सकती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के संबंध में सही है। और यह जो है भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी जो है जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है। तो इसका जो कथन ऑप्शन सी है वो भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो सही है गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के संदर्भ में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात सीआरआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात को जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 द्वारा जो डिफाइन किया जाता है, संदर्भित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, न कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 द्वारा। यह जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आर आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा जो है इसे परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। या जो आरक्षित नकदी नीति अनुपात के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे पहली बार वित्त वर्ष 1950-51 में जारी किया गया था। और दूसरा कथन है, यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पहली बार वित्त वर्ष 1950-51 में जारी किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और यह जो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में यानी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका जो दोनों कथन जो सही है तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक सुलभता का संबंध है। मात्रात्मक सुलभता का संबंध जो तरलता संकट प्रबंधन से है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रारंभिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट जो है वो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से नई प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो प्राथमिक बाजार के संबंध में जो है सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय द्वारा नहीं बल्कि यह जो है वो सीबी द्वारा जो है इसका विनिमय किया जाता है। सेबी सेबी द्वारा SEBI सेबी सेबी द्वारा। सेबी का मुख्यालय जो लखनऊ में है, लखनऊ में। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन किया गया था। CCI का गठन जो वर्ष 2009 में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन जो है वो वर्ष 2009 में किया गया था। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। और दूसरा कथन है, 18 से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय जो 15,000 रुपए से कम है इस योजना में शामिल हो सकते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो इसकी शुरुआत जो है वो मार्च 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, ना कि अप्रैल 2005 में। इसको जो मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और 18 से 40 वर्ष की आयु के वे सभी श्रमिक जिनकी मासिक आय जो है वो 15,000 से कम है इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था। श्रम सुविधा पोर्टल जो है वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रेलवे जोन और सूची 2 में मुख्यालय। मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा, ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और पूर्वी रेलवे जोन। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। पूर्वी रेलवे जोन का, तो इस प्रकार जो बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। उत्तर रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, तो इस प्रकार सी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और पश्चिम रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है जबलपुर में, तो इस प्रकार डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग जिन राज्यों को जोड़ता है। NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। और NH3 जो है वो आगरा से मुंबई को जोड़ता है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और NH6 जो है दिल्ली से मुंबई, NH6 जो है दिल्ली से मुंबई नहीं बल्कि NH6 जो है वो गुजरात से पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। गुजरात से जो पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। NH9 जो है वो पुणे से मछलीपट्टनम को जोड़ता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक का हिस्सा है? पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, दूसरा है निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और तीसरा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें ये सभी संगठन जो विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। विश्व बैंक समूह में जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी आता है, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये सभी जो है वो विश्व बैंक समूह के हिस्से हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 से 7 फरवरी 2024 को जो वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। फरवरी 2024 में मनाया गया है वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह। ओके। 1 से 7 फरवरी को, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में विकसित किया जा रहा है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुआ। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव जो वियतनाम में संपन्न हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो बिहार राज्य में किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है, और दूसरा कथन है कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली कला है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन जो चंडीगढ़ में किया गया है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और कठपुतली जो है वो राजस्थान की एक कला शैली है। ओके। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था, और दूसरा कथन है इसके तहत लाभार्थी के लिए अनुदान अप्रैल 2024 से 25,000 रुपया हो गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ जो है वो अक्टूबर 2019 में किया गया था, ना कि अगस्त 2017 में। ये जो अक्टूबर 2019 में इसका शुभारंभ किया गया था, तो इसका जो कथन एक है, कथन एक जो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और इसके तहत लाभार्थी के लिए अनुदान जो है अप्रैल 2024 से 25,000 रुपया हो गया। पहले यह जो
2024 से पहले जो है अप्रैल 2024 से पहले इसका धनराशि जो अनुदान मिलता था लाभार्थी को वो 15,000 था। अब यह जो है बढ़कर 25,000 हो गया है। ओके, तो इसका जो कथन 1 2 है वो सही है। तो इसमें तो केवल 2 सही है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को वेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में साउथ इंडियन बैंक को जो बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली 5 सितारा ट्रेन यानी 5 स्टार ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च किया करेगा? हाल ही में देश की पहला 5 स्टार ट्रेन जो है वो सऊदी अरब ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करेगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सालहेर और शिवनेरी किले चर्चे में रहे हैं, ये स्थित है। सालहेर और शिवनेरी किला जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब की विजेता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब की विजेता जो है वो बेलारूस की एरिना सबलेंका है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैगनार स्पोर्ट की योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? क्लैगनार स्पोर्ट की किट योजना जो हो तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानथराई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। थानथराई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2023 में भारत का स्थान क्या था? सीपीआई 2023 में भारत का स्थान जो है 93वां स्थान था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व कुष्ठ दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2024 की थीम जो है वो बिट लेप्रोसी है। बिट लेप्रोसी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो गुजरात में आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी केयर वेब पोर्टल चर्चा में था या संबंधित है? सी केयर वेब पोर्टल चर्चा में हाल ही में था या जो है वो कोयला क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीतीश उपकरण लॉन्च किया गया है? नीतीश उपकरण जो है वो बिहार राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नीतीश का फुल फॉर्म जो है वो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये जो है नीतीश की फुल फॉर्म है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 आयोजित किया गया था। इंडिया एनर्जी वीक 2024 जो गोवा में आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां कामाख्या दिव्य परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मां कामाख्या दिव्य परियोजना जो असम राज्य से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा तंसीक भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सदा तंसीक जो है वो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडानी। वर्ष 2024 के भारत रत्न से जो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण अडानी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस कार्य में ये सभी जो है वर्ष 2024 के भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया है? श्रीलंका, मॉरिशस, मिस्र और ए और बी दोनों। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई जो है वो श्रीलंका और मॉरिशस दोनों देशों में हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरलिया छाऊ लोक नृत्य चर्चा में रहा या संबंधित है?
हाल ही में पुरलिया छाऊ लोक नृत्य जो चर्चा में रहा था और यह जो केरल राज्य से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? पीवी सिंधु और अनमोल खर्ब। पीवी सिंधु और अनमोल खर्ब जो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस प्रकार इसमें 3 और 4 जो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने गोव टच पुरस्कार 2024 जीता? हाल ही में भारत ने जो गोव टच पुरस्कार 2024 जीता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में आयोजित की गई थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? पहला है केंद्र और राज्यों के विधायी अंग, दूसरा है सभी स्थानीय प्राधिकरण और तीसरा संविधिक प्राधिकरण और चौथा है गैर संविधिक प्राधिकरण। नीचे दिए गए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो केंद्र और राज्यों के विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण, संविधिक प्राधिकरण और गैर संविधिक प्राधिकरण, ये सभी जो है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटी शाह का प्रसिद्ध उदाहरण, एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित है? केटी शाह का यह प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित की परिलब्धियों, पदों और विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, राज्यसभा के सभापति के और भारत के महान्यायवादी के। भारत के महान्यायवादी को भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार जो प्राप्त नहीं है। तो इस बार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, इन सबको जो दूसरी अनुसूची के साथ पेंशन, भत्ते, विशेषाधिकार ये सब दिए जाते हैं। जबकि भारत के महान्यायवादी को जो है वो यह अधिकार नहीं है और सीएजी को भी यह अधिकार दिया जाता है, सीएजी को भी। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा कथन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। ना कि इसमें बोला जा रहा है कि राज्यपाल से और परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती। परामर्श लेने की आवश्यकता होती है राज्यपाल से भी और उस संबंधित उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेने की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति को। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन दो जो है वो सही है। तो इसमें दोनों दो कथन केवल दो सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान निरर्थक होगा कहा गया? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा कहा गया है कि एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना जो है वो संविधान जो निरर्थक होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ओके, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो हो राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को लिया गया है। भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को जो अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधान मंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को जो समाप्त कर दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक दबाव समूह नहीं है? व्यवसायिक समूह, ट्रेड यूनियन, कृषि समूह, स्वयं सहायता समूह। जो स्वयं सहायता समूह है वो दबाव समूह नहीं है, भारत में दबाव समूह नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। व्यवसायिक समूह, ट्रेड यूनियन, कृषि, ये सभी जो भारत में एक दबाव समूह है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है वो दोहरे दंड से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का हकदार है? पहला है धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, और दूसरा कथन है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक विदेशी नागरिक जो मौलिक अधिकार प्रदान है उसको धर्म के आचरण एवं प्रसार की स्वतंत्रता प्राप्त है। ओके, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम, अधिनियम का वर्ष। खान अधिनियम, खान अधिनियम या माइन एंड खनन अधिनियम, इसको जो है वर्ष 1952 में लाया गया था खान अधिनियम। तो इसका जो कथन 1 है, ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित है। ओके, प्राशिशु अधिनियम, प्राशिशु अधिनियम जो वर्ष 1961 में आया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही है। न्यूनतम वेतन वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम जो वर्ष 1948 में लाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम जो वर्ष 1900, इसको वर्ष 1958 में लाया गया था, ना कि वर्ष 1976 में आया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो है वर्ष 1976 में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? पहला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तीसरा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और चौथा है विधान परिषद के मनोनीत सदस्य। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जो शामिल होते हैं वो है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये लोग जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 266(1) जो है वो भारत की संचित नीति से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में जो टोटल 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य जो प्राक्कलन समिति में टोटल होते हैं। ओके, और ये 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के। ओके, तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस युग में सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद और संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना की बात करता है, प्रावधान करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 जो है वो अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 जो है वो श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि से संबंधित है, ना कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो एक 44 है। ओके, 44 जो है, अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 23 जो है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति अधिनियम अधिनियमित किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है वो वर्ष 1989 में अधिनियमित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इसको जो वर्ष 1989 में
नियमित किया गया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम को। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरित किया जाए इस पर सिफारिशें करता है। और दूसरा कथन है, यह अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वित्त आयोग जो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरित किया जाए इस पर सिफारिशें करता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और इसे जो अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो वित्त आयोग के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग को पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? भारत के चुनाव आयोग को पहली बार जो वर्ष 1989 में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना जो वर्ष 1849 में हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना जो वर्ष 1849 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। और इसकी स्थापना जो दादोबा पंडुरंग और दुर्गाराम मेहता ने और उनके अन्य साथियों ने किया था। तो इसका जो मिलकर किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी। वर्ष 1893 में धर्म संसद जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, देव समाज, धर्म सभा, राधा स्वामी आंदोलन, अरुविपुरम आंदोलन। सूची 2 में शिव नारायण अग्निहोत्री, राधाकांत देव, तुलसी राम, नारायण गुरु। देव समाज की स्थापना जो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था 1987 में। देव समाज की स्थापना 1887 में, सॉरी 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। तो इसका ए का वन से सम्मिलित हो जाएगा। धर्म सभा की स्थापना जो है वो राधाकांत देव ने जो है वो 1830 में किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और राधा स्वामी आंदोलन जो है वो तुलसी राम ने राधा स्वामी आंदोलन 1861 में शुरू किया था। 1861 में। इसका जो ऑप्शन सी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और अरवीपुरम आंदोलन जो है वो नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। जिसका डी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत गढ़ा? यानी सेफ्टी वाल्व सिद्धांत जो किसने गढ़ा था? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया में प्रकाशित किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू घटना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया? कामागाटा मारू घटना ने पंजाब राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख फरिश्ती लिखी गई थी। तारीख फरिश्ती जो है वो कासिम हिंदू शाह द्वारा लिखी गई थी। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में शुरू की थी। उसके बाद एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग आंदोलन शुरू किए थे। ये जो महाराष्ट्र में शुरू किए थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन की नींव रखी गई थी। वहाबी आंदोलन की नींव जो सैयद अहमद ने रखी थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, टीटू मिल का संबंध जो नारकेल बेरिया विद्रोह से है। तो इसका जो 1 है ये है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। करम शाह का संबंध जो पागिलपंथी से है। तो इसका जो बी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और चक्र बिश्नोई का संबंध जो खोड़ विद्रोह से है। तो इसका सी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और
टामासूरा का संबंध जो कोया विद्रोह से है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है रामाबाई रनाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, और दूसरा कथन है पंडित रामाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। रामाबाई रनाडे ने 1904 में लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है, कथन एक जो है वो सही है। और पंडित रामाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है वो महिला संगठन के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जो है वो जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। जोनाथन डंकन द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो 1791 में किया गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो 1791 में किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैले आयोग का गठन किया गया था। रैले आयोग का गठन जो 1902 में किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू काश्तकार थे, जहां अधिकांश जमींदार मुस्लिम थे। और दूसरा कथन है मोपला काश्तकारों को काश्तकार जमींदारी संबंधों को विनियमित करने वाले सरकारी कानून के लिए अस्थायी कांग्रेस निकाय की मांग से विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मोपला जो मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू काश्तकार नहीं बल्कि ये मुस्लिम काश्तकार थे, जहां अधिकांश जमींदार जो हिंदू थे। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ये जो मुस्लिम काश्तकार थे, मुस्लिम मुस्लिम काश्तकार थे, और जहां जो अधिकांश जमींदार जो हिंदू थे, हिंदू थे। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और मोपला काश्तकार को काश्तकार जमींदारी संबंधों को विनियमित करने वाले सरकारी कानून के लिए अस्थायी कांग्रेस निकाय की मांग से विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है मोपला विद्रोह के संबंध में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है? ताम्र युग को जो ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा कादिर द्वीप पर अवस्थित है जो स्थित है। धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में, रण ऑफ कच्छ में अवस्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राचीन स्थल बसाड़ स्थित है। एक प्राचीन स्थल बसाड़ जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है बसाड़। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिणी उड़ीसा के किस राजवंश को प्रमुखता मिली? ककाती, मथारस, विष्ट, ए बी और सी दोनों। मथारस और विष्ट राजवंश को जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिणी उड़ीसा में प्रमुखता मिली थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश के शासक का प्रमाण मिलता है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी दक्कन क्षेत्र से जो है आनंद से संबंधित राजवंश शासक का प्रमाण मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद प्रशस्ति, ऑप्शन बी भित्ति स्तंभ शिलालेख, और ऑप्शन डी सारनाथ शिलालेख, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इलाहाबाद प्रशस्ति, भित्ति स्तंभ शिलालेख, ये दोनों जो साक्ष्य गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इलाहाबाद प्रशस्ति और भित्ति स्तंभ शिलालेख ये दोनों जो गुप्त राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में जो जितेंद्र देवता का उल्लेख है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1469 से 74 के दौरान कौन सा यात्री बीरत के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? वर्ष 1969 से 74 के दौरान जो है वो निकितन जो है बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सॉरी ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो न्यायांकर प्रणाली थी, तो इसका जो न्यायांकर प्रणाली, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1327 से 28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक के निर्णय का उद्देश्य क्या था? वर्ष 1327 से 28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक का निर्णय जो था उसका उद्देश्य जो था वो दूसरी प्रशासनिक केंद्र बनाना था, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया? ज्ञानेश्वर जो हो ज्ञानेश्वरी और अंग लिखकर जो है लिख लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया था, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट टुबकल है, तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है? लिम्पोपो नदी, कांगो नदी, मरेर नदी और अमेजन नदी। लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत की कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? आप लोग कमेंट में बताइए अगर आप लोगों को पता है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, उसको कमेंट में बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में संबंधित देश। मसाई, मसाई जनजाति जो है वो केन्या की जनजाति है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 2 से सुमेलित है। मसाई जो है केन्या में निवास करने वाली जनजाति है। हैसा, हैसा जनजाति जो है नाइजीरिया में निवास करने वाली जनजाति है, तो इसका बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। माओरी, माओरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में निवास करने वाली जनजाति है, माओरी, तो इसका सी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और बेडोइन, बेडोइन जनजाति जो है वो अरब में निवास करने वाली जनजाति है बेडोइन, तो इसका जो डी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3 2 1 4 3, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल, संबंधित महासागरी, ठंडी धारा। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में जो कनारी धाराएं चलती हैं, कनारी मरुस्थलीय ठंडी धाराएं चलती हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। ओके, और नामी मरुस्थल, नामी मरुस्थल में जो है वो बेंगुलर धाराएं चलती हैं, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल में जो पेरू की जल धाराएं पेरू की ठंडी धाराएं चलती हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। ओके, और पैटागोनियन, पैटागोनियन में जो कोई ठंडी जलधाराएं नहीं चलती हैं, कोई ठंडी जलधारा जो है वो पैटागोनियन मरुस्थल में नहीं चलती है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को कोष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में भी जाना जाता है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु को जो कोष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पौने हैं? इनमें से कौन सी जो ठंडी स्थानीय पौने हैं? मिस्ट्रल जो है वो ठंडी स्थानीय पौने हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। फान, खमसीन और नार्वेस्ट ये सभी जो गर्म स्थानीय पौने हैं, गर्म वार्म वार्म स्थानीय पौने हैं। ओके, गर्म स्थानीय पौने हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्ट्रल, जोहोर जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? जोहोर जल डमरू मध्य जो है वो मलेशिया और सिंगापुर के मध्य स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शीतोष्ण घास के मैदान और सूची 2 में देश। पेरी पेरी घास का मैदान जो है वो पेरी घास का मैदान वो नॉर्थ अमेरिका में है, यानी उत्तरी अमेरिका में जो पेरी घास का मैदान है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। पंपास पंपास घास का मैदान जो है वो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना नाम है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। डाउन्स डाउन्स घास का मैदान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठंडी या घास शीतोष्ण घास का मैदान है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। पुस्ताज पुस्ताज जो हंगरी की शीतोष्ण घास का मैदान है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। भूमध्य सागर जो है वो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के द्वारा जो अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती और प्राणहिता सहायक नदी है। इंद्रावती और प्राणहिता जो गोदावरी की सहायक नदी यहाँ है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह गंगा नदी की दाहिनी तट पर तट वाली सहायक नदी है, और दूसरा कथन है चंबल सिंध बेतावा और केन जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यमुना जो गंगा की दाहिनी तट वाली सहायक नदियां है। यमुना जो गंगा के दाहिनी तट से बहने वाली नदी है, और यह जो दाहिनी तट की सहायक नदी है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और चंबल सिंध बेतावा केन ये सभी जो यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। तो इस दोनों कथन जो यमुना नदी के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जो माही नदी है, भारत की माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही माही नदी, ओके। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को पार करने वाली 2 बार पार करने वाली नदी है। ओके, तो इसमें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।